नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके भविष्य से जुड़ा है। विषय है हेल्थ केयर में एआई इनोवेशन और हमारी सबसे निजी जानकारी यानी पेशेंट प्राइवेसी के बीच का संतुलन। एक तरफ एआई मेडिकल साइंस में गजब की क्रांति ला रहा है, तो दूसरी तरफ डर है हमारे सबसे संवेदनशील डेटा के लीक होने का। तो चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस अहम मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब जरा सोचिए, मेडिकल फील्ड भला एआई पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकता है जब इस एआई को ही कई बार हवा में बातें बनाने यानी हैलुसिनेट करने की आदत हो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स की एक बहुत बड़ी खामी यही एआई हैलुसिनेशन है। ये कई बार इतने आत्मविश्वास से गलत जानकारी देते हैं कि बिल्कुल सच लगता है। अब हेल्थ केयर में तो एक छोटी सी गलती भी सीधा जान पर बन सकती है ना। अगर एआई किसी मरीज के इलाज में ऐसे ही मनगढ़ंत तथ्य दे दे तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तकनीक को पूरी तरह से भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, मेडिकल एआई क्रांति। दूसरा, एआई हेलुसिनेशन का इलाज। तीसरा, डी आइडेंटिफिकेशन डिफेंस। चौथा, एआई युग में हिप्पा। और पांचवा, भारत का अपना DISHA ढांचा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले और दूसरे बिंदु की तरफ, मेडिकल एआई क्रांति और सबसे जरूरी इन एआई हेलुसिनेशंस का आखिर इलाज क्या है। अगर हम पारंपरिक एलएलएम्स की बात करें तो उन्हें आप एक ऐसे आज़ाद लेखक की तरह समझ सकते हैं जो अपनी याददाश्त और कल्पना से कुछ भी लिख मारता है। अब गपशप या सामान्य ज्ञान के लिए तो ये ठीक है, लेकिन भाई मेडिकल फैसलों में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यहीं पर एंट्री होती है रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की। रैग किसी मनमौजी लेखक की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद मेहनती और जिम्मेदार असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। ये पहले मरीज की फाइल के पन्ने पलटता है, सबूत तलाशता है और केवल उसी ठोस जानकारी के आधार पर अपना जवाब तैयार करता है। ये रैग सिस्टम असल में 2 बहुत ही सीधे चरणों में काम करता है। पहला चरण है रिट्रीवर। इसका काम है मरीज के स्कैन या लैब रिपोर्ट के ढेर से सिर्फ और सिर्फ काम का यानी प्रासंगिक डेटा ढूंढकर निकालना। और फिर आता है दूसरा चरण यानी जनरेटर, जो सिर्फ इसी निकाले गए डेटा को आधार बनाकर एक सटीक जवाब बुनता है। इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? अगर इस रिट्रीवर को दस्तावेजों में कोई तथ्य नहीं मिलता तो जनरेटर उसे खुद से हवा में नहीं बना सकता। मतलब एआई तभी मुंह खोलेगा जब उसके पास चार्ट में लिखा हुआ पक्का सबूत होगा। इससे गलतियों की गुंजाइश समझ लीजिए लगभग खत्म हो जाती है। अब आते हैं अपने तीसरे अहम मुद्दे पर, डी आइडेंटिफिकेशन डिफेंस यानी पहचान गुप्त रखने की वो मजबूत ढाल जो डेटा सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर हम लोग डी आइडेंटिफिकेशन और एनोनिमाइजेशन को एक ही चीज मानकर चलते हैं ना, लेकिन असल में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एनोनिमाइजेशन सिर्फ एक बहुत ही व्यापक सा लक्ष्य है, बस ये कहना कि हाँ डेटा को गुमनाम करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डी आइडेंटिफिकेशन एक बेहद सख्त और नियमों से बंधी हुई ठोस प्रक्रिया है। इसमें चुन चुनकर उन खास आइडेंटिफायर्स या पहचानकर्ताओं को खोजा और डिलीट किया जाता है जिनसे किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर हो सकती है। तो ये सिर्फ कोई हवाई विचार नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब संस्थानों के पास डेटा को सुरक्षित करने के लिए डी आइडेंटिफिकेशन के कुल 8 अलग अलग तरीके मौजूद होते हैं। इनमें पूरे के पूरे डेटाबेस को एक साथ खंगालकर साफ करने वाले रिपोजिटरी वाइड बैच से लेकर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाले ऑन डिमांड कोहॉर्ट विशिष्ट तरीके तक शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी संस्थान किसी एक ही तरीके के भरोसे नहीं बैठता। बेहतरीन रिसर्च डेटा और प्राइवेसी के बीच गजब का बैलेंस बनाने के लिए इन तरीकों को अक्सर एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि इस पूरी प्रक्रिया में मरीजों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाता है ताकि सुरक्षा और सटीकता दोनों एकदम पुख्ता रहें। लेकिन रोकिए, यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। एआई जितना ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, री आइडेंटिफिकेशन यानी किसी की पहचान फिर से उजागर हो जाने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के मॉडर्न एआई एल्गोरिदम्स इतने ज्यादा खतरनाक रूप से एडवांस हो चुके हैं कि वे छोटे छोटे और एकदम साधारण से लगने वाले डेटा पॉइंट्स को जोड़ जाड़ कर किसी भी व्यक्ति की असली पहचान को वापस सामने ला सकते हैं। ये एआई की खुद की पैटर्न पहचानने की ताकत है जो हमारी इसी पुरानी डी आइडेंटिफिकेशन की ढाल को कड़ी टक्कर दे रही है। इनोवेशन और प्राइवेसी के बीच की रस्साकशी सच में बहुत तनावपूर्ण है। अब रुख करते हैं कानूनी पहलुओं की ओर। हमारा चौथा बिंदु, एआई युग में हिप्पा।
अमेरिका में हिपा कानून के तहत डेटा को डी आइडेंटिफाई करने के मुख्य रूप से 2 कानूनी रास्ते तय किए गए हैं। पहला है सेफ हार्बर तरीका। इसमें एकदम साफ नियम है कि आपको नाम, पते और तारीखों जैसे 18 विशिष्ट पहचानकर्ताओं को डेटा से पूरी तरह हटाना ही होगा। दूसरा तरीका है एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, जहां बहुत ही योग्य सांख्यिकीविद यानी स्टैटिस्टिशियंस बाकायदा ये प्रमाणित करते हैं कि इस डेटा से किसी की पहचान होने का जोखिम ना के बराबर है, और अगर एआई सिस्टम्स को कानूनी दायरे में रहकर काम करना है तो उन्हें हर हाल में इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और चीजें अब और भी सख्त होने वाली हैं। 2025 के जो प्रस्तावित हिप्पा सुरक्षा नियम हैं, वो एआई के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। इसमें एक बहुत ही अहम बात है मिनिमम नेसेसरी स्टैंडर्ड, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक एआई मॉडल को सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा मिलेगा जितना उसके काम के लिए एकदम जरूरी हो, फालतू कुछ भी नहीं। इसके साथ ही डेटा का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और सभी एआई उपकरणों का एकदम सटीक इन्वेंट्री रखना अब अनिवार्य होने जा रहा है। ये सारे कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि एआई का इस्तेमाल पूरी तरह से अभेद्य और सुरक्षित रहे। चलिए अब अमेरिका से लौटते हैं अपने देश। बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी बिंदु की, भारत का DISH ढांचा। 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के हेल्थ डेटा को सुरक्षित रखना कोई छोटी बात नहीं है। भारत का डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, जिसे हम प्यार से DISHA कहते हैं, इस दिशा में उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये नया फ्रेमवर्क पुराने 2011 के नियमों को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डेटा की चौकीदारी करना नहीं है, बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी को अनिवार्य बनाना भी है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी अधिकृत डॉक्टर सही परमिशन के साथ किसी भी मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। हेल्थ केयर डिलीवरी में यह सचमुच एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दिशा के इस विशाल ढांचे के तहत नेशनल और स्टेट लेवल पर नई इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी और दिल जीतने वाली बात है, वो है डेटा का असली मालिकाना हक। ये कानून एकदम साफ शब्दों में कहता है कि स्वास्थ्य डेटा का असली और अंतिम मालिक हमेशा और हमेशा मरीज ही होगा। अस्पताल, क्लिनिक या जो भी संस्थाएं हैं, वो सिर्फ उस स्टोरेज माध्यम या सर्वर के मालिक हैं जहां वो डेटा रखा गया है। मरीज के पास ये जानने का पूरा अधिकार सुरक्षित है कि उसका डेटा कब, कहां और किसके साथ शेयर किया जा रहा है। और अगर किसी ने इन नियमों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। DSIA के तहत किसी भी गंभीर डेटा उल्लंघन या सीरियस डेटा ब्रीच के लिए कम से कम 5 लाख रुपए के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। और बात सिर्फ पैसों पर ही खत्म नहीं होती, इसके साथ अधिकतम 5 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये कड़ा नियम एकदम साफ कर देता है कि भाई, डेटा की प्राइवेसी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सारे कानूनी और तकनीकी बातों का सार हम एक बहुत ही शानदार लाइन में समेट सकते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, हिंदी में दिशा का मतलब होता है एक सही रास्ता दिखाना। और सच में इन कड़े नियमों और मरीजों को दिए गए स्पष्ट अधिकारों को देखते हुए ये बेझिझक कहा जा सकता है कि जब बात हमारे स्वास्थ्य डेटा के निजता और गोपनीयता की आती है तो भारत बिल्कुल सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। खैर, अब हम इस दिलचस्प विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ हमारे पास RSG जैसे शानदार तकनीकी हथियार हैं और हिपा या दिशा जैसे मजबूत कानूनी कवच भी तैयार हैं। लेकिन जिस रॉकेट की स्पीड से AI रोज नई रचनात्मक क्षमताएं हासिल कर रहा है, क्या ये कानून भविष्य में उसके सामने टिक पाएंगे? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कल और बड़ी छलांगे लगाएगी, ये देखना सच में रोमांचक होगा कि इनोवेशन की इस आंधी और मरीज की प्राइवेसी की इस ढाल के बीच की ये लेस आखिर हमें कहाँ ले जाती है। इस पूरे मुद्दे पर गहराई से विचार करने के लिए आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।